पार्टी। क्या इस पार्टी के बारे में नहीं पढ़ाना है? अच्छा, इसके बारे में पढ़ाना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको पता है हमारे देश में 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इवन हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है द पिज्जा पार्टी। तो भैया होती क्या है पॉलिटिकल पार्टीज? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कहलाती है, कौन सी स्टेट पार्टी कहलाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स के क्या क्या काम होते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने के लिए आज मैं क्लास 10 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, द पॉलिटिकल पार्टीज। भाई साहब, सबसे पहले अपन यही कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी उन लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और पावर में आके गवर्नमेंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, और वो प्रॉब्लम ये होती है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सोसाइटी के किसी एक ग्रुप की तरफ ही होती है, यानी कि ये बायस्ड होते हैं। यानी कि सिर्फ एक ही सोसाइटी के जो ग्रुप के लोग होते हैं उनकी क्या पसंद है उन्हीं को केटर कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री, हमारे वहां इतने सारे लोग रहते हैं, आप सबकी जरूरतें पूरी कर नहीं सकते हो, आप सबके लिए तो चहेते बन नहीं सकते हो। तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो एक ही ग्रुप को केटर कर सकती है, और इसीलिए इसको कहा जाता है पार्टीसनशिप। पार्टीसनशिप की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, जो कि मैंने आपको यहां पे डिटेल में बता रखी है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का एक लीडर होता है, उसके बाद उस पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं, और लास्ट उस पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोवर्स होते हैं, यानी कि आप मेरे जैसे लोग जो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक फंक्शन की बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या काम होते हैं, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती है, इनके मेंबर्स इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम और आप जैसे लोग इनको वोट देते हैं, और वो वोट लेने के बाद पावर में आते हैं और फिर सरकार बनाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं जब वो चुनाव में खड़े होते हैं तो वो पहले ही बता देते हैं कि उनकी क्या पॉलिसीज रहेंगी और प्रोग्राम्स क्या क्या वो लेकर आएंगे पावर में आने के बाद। भाई वो औरतों के लिए क्या करेंगे, सोसाइटी के बैकवर्ड सेक्शन के लिए क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, पॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे। तो वो पहले से अनाउंस करके रखते हैं कि उनकी क्या पॉलिसीज रहेगी और क्या प्रोग्राम्स रहेंगे। अगर हमें उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अच्छे लगेंगे तो हम उनको वोट देंगे, नहीं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देंगे। अब जब आपने वोट दे दिया और बाय चांस वो पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, तो उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी भाई साहब अपनी सरकार बनाती है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए सर वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीती, तो भी उनका काम ऐसा नहीं खत्म हो जाता है, फिर वो अपोजिशन में बैठते हैं, और अपोजिशन में बैठने के बाद जो पावर में सरकार है उसको समय समय पे क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये भी एक बात हो जाती है। और लास्ट बात यहां पे आ जाता है कि शेप पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनका सबसे बड़ा मायना ये होता है कि अपनी पब्लिक को समझाएं कि ये जो इसकी हमें जरूरत है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही है और इस कंट्री को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के बाद मैंने आपको बताया कि सर पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत ही क्या है, हमें नहीं चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज, हटा दो ये सारी, हमें हटा दो, हमें नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूं क्या जरूरत है। देखिए, इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो केओस हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं आप लोग को। मान लीजिए कि हमारे देश में एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती, तो फिर क्या होता, तो फिर यह होता कि देश में जो 543 सीट्स हैं लोकसभा की, हर सीट के ऊपर एक आदमी खड़ा होता, ठीक है। अब टोटल लोग कितने जीत के आए, 543, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। इन सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होगी, इन सबके अपने अपने इंटरेस्ट होंगे, इन सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, हर कोई देश को अपने हिसाब से चलाना चाहेगा। तो फिर बताइए देश किस राह में जाएगा। ए आदमी बोल रहा है कि स्कूल होना चाहिए, बी कह रहा है कॉलेज होना चाहिए, सी कह रहा है टॉयलेट होना चाहिए, डी कह रहा है हॉस्पिटल होना चाहिए, फिर क्या बनेगा। तो इसीलिए एक ऐसी डाइवर्स कंट्री जहां पे इतने सारे लोग रहते हैं, इन सबके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। अगर आपको इस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट अच्छे लगते हैं तो आप उनको वोट दीजिए, और वो पावर में आने के बाद आपके और अपने खुद के इंटरेस्ट को लेकर आएंगे। इज दैट क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो भाई इतने सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स हो जाएंगे, सब अपनी अपनी चलाएंगे, देश कहीं जा ही नहीं पाएगा। अगली बात यहां पे आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। अगेन ये दोनों पॉइंट इंटरकनेक्टेड थे कि अगर सब लोग इंडिविजुअल होंगे तो कैसे पता चलेगा कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में आई है। फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा कि 543 सीट्स के अंदर से 272 सीट्स जिस पार्टी की होंगी
वो पार्टी जो होती है वो सरकार बनाती है। अब अगर सब इंडिविजुअल होंगे तो फिर किसकी सरकार बनेगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के होने के कारण हमें सरकार किसकी बनेगी बहुत अच्छे से पता चल जाता है। अगली बात यह कि अगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो सब अपने अपना चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो कैंडिडेट भोपाल से खड़ा होगा वो कोशिश करेगा कि सिर्फ भोपाल की बात मानी जाए, सिर्फ भोपाल के लोगों का फायदा हो, सिर्फ भोपाल भोपाल भोपाल, तो नेशनल इंटरेस्ट हमारे पीछे रह जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। ये थे हमारे 3 पॉइंट, व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भैया अगला टॉपिक है कि कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज देश में हो सकती है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक कंट्री के अंदर किस टाइप का सेटअप है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। 3 तरीके के सेटअप हो सकते हैं। सबसे पहले वन पार्टी सिस्टम, यानी कि आपकी ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी अलाउ है इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर एक 2 पार्टी सिस्टम, यानी 2 पॉलिटिकल पार्टी होंगी पूरे देश में। और फिर मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि हर कोई पार्टी बना सकता है। तो आइए एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वन पार्टी सिस्टम, यानी कि पूरे देश के अंदर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी और यही पॉलिटिकल पार्टी जो होगी वो उसको सबको इसी को वोट देना पड़ेगा। तो फिर ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा कैसे रहा। जैसे कि हम चाइना की बात कर लें, चाइना के अंदर आती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब ये एक ही पॉलिटिकल पार्टी पूरे चाइना में, चाइना के लोग इनसे खुश हो चाहे ना हो उनको इन्हीं को वोट देना पड़ेगा क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वन पार्टी सिस्टम जो है जिसमें सिर्फ एक पार्टी होती है पूरे देश के अंदर, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं। इनफैक्ट जिस देश के अंदर वन पार्टी सिस्टम है मेरे हिसाब से तो वो डेमोक्रेसी ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, 2 पार्टी सिस्टम। अगेन जैसा नाम से पता चल रहा है पूरे देश के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टी होंगी। जैसे कि हम बात कर ले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, आपको पता होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक है डेमोक्रेट्स और दूसरी तरफ है रिपब्लिकन्स। तो पब्लिक के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो इसको वोट दो या तो उसको वोट दो। तो ये हो गया हमारा 2 पार्टी सिस्टम। और फिर लास्ट में आता है हमारे भारत का मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी एवरीबॉडी कैन पार्टी। यहां पर आप जितनी पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे देश के अंदर 2800 यानी 2800 से ज्यादा रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। सर आप बोलेंगे सर आपने रजिस्टर्ड वर्ड क्यों बोला। मैंने कहा कि देश में खूब सारी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है लेकिन उसके लिए आपको इलेक्शन कमीशन के पास जाना पड़ता है और रजिस्टर कराना पड़ता है। ऐसा नहीं एक दिन आप सो के उठे आपने कहा आज से मेरी पार्टी, और पार्टी का नाम क्या रख दे, बर्गर पार्टी, पिज्जा पार्टी। तो भाई साहब आपको जो भी पार्टी बनानी है उस पार्टी को आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर कराना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं हमारे देश के अंदर उसको आप 2 ग्रुप में बांट सकते हो। एक होती है नेशनल पार्टीज और एक होती है स्टेट पार्टी यानी कि रीजनल पार्टी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया चाहे आप नेशनल पार्टी का पार्ट हो चाहे रीजनल पार्टी का पार्ट हो, आपको इलेक्शन कमीशन के साथ अपनी पार्टी को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। इज दैट क्लियर। और जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है जिनमें से जो बड़ी पार्टी होती है नेशनल पार्टीज यानी कि ये वाली पार्टीज, इनको इलेक्शन कमीशन कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस देता है। फॉर एग्जाम्पल इनका अपना चुनाव का सिंबल होता है। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके की जो पार्टी होती है इनको कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इज दैट क्लियर। आइए एक एक करके हम स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाती है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या कहती है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो लोकसभा इलेक्शन होता है अगर उसमें उनको 6% वोट मिल जाते हैं, यानी कि अगर देश में मान लीजिए 1 लाख वोट डले तो 1 लाख में से अगर 6% वोट एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाते हैं कम से कम, तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। साथ ही साथ अगर वो 4 स्टेट में चुनाव लड़ता है या जीत के आ जाता है 4 स्टेट में, तो भी वो नेशनल पार्टी कहलाती है। इज दैट क्लियर। अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें तो 2019 का जो डेटा है उससे पता चला है कि हमारे देश के अंदर 8 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी है। आपकी एनसीईआरटी थोड़ी पुराने जमाने की है। अगर 2023 के डेटा की बात करें तो ये नंबर 8 से घटकर 6 हो गया है। आप बोलोगे सर हमें क्या याद करना है, आप तो ये बताओ, और ये नंबर कम ज्यादा कैसा हो रहा है आप तो ये भी बताओ। भाई आपको अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। टोटल कितनी रिकॉग्नाइज पार्टी है, 8 है, लेकिन आप साल लिख दीजिएगा कि एज ऑफ 2019। आप बोलेंगे सर ये पॉलिटिकल पार्टी 8 से घट के 6 कैसे हो गई। सिंपल सा लॉजिक है भाई। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कम से कम 6% वोट आपको लोकसभा में मिलने चाहिए या फिर 4 स्टेट में आप चुनाव जीत रहे होते हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होती है जिनको अगला जो चुनाव आया होगा उसमें उनको 6% वोट नहीं मिले होंगे, तो उनका जो नेशनल पार्टी का टाइटल है इलेक्शन कमीशन ने वो छीन लिया होगा।
आइए हम पहले पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी भाई नेशनल पार्टीज है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने टेबल बना रखा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप सिंपल कांग्रेस कहते हो, भारतीय जनता पार्टी, उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उसके अलावा बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। 2023 तक अभी सिर्फ ये 6 पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हैं जो नेशनल है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी कहती है कि 2019 तक में ये 8 थी। ये 2 पार्टी का टाइटल नेशनल पार्टी से छीन के स्टेट पार्टी में कर दिया गया, इनका डिमोशन हो गया है। किसने करा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पे मैंने साल लिख रखे हैं कि कौन से साल को ये फाउंड हुए थे, और यहां पे बता रखा है कि उनके फाउंडर का नाम लिखा हुआ है या तो वो कौन से स्टेट में प्रेवलेंट है वो बताया हुआ है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई नेशनल पार्टी की डेफिनेशन क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कब कहलाती है? तो आपको पहले तो डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपको हिंट भी दे सकते हैं कि बताइए एक पॉलिटिकल पार्टी जो 1885 में बनी थी, जिसके फाउंडर थे ए ओ ह्यूम, बताओ उसका नाम क्या है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टेट पार्टी के बारे में। स्टेट पार्टी के बारे में सुन लीजिए। स्टेट पार्टी उसे कहा जाता है जो कम से कम 6% वोट लेकर आता है लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में। यानी कि आपको पता है एक इलेक्शन होता है लोकसभा का इलेक्शन, जिसमें टोटल 543 मेंबर्स खड़े होते हैं। ये पूरे इंडिया का इलेक्शन होता है, इसमें पूरा इंडिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु, सब पार्टिसिपेट करते हैं। फिर एक होता है स्टेट का इलेक्शन, जिस इलेक्शन से चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन होता है। तो अगर वो जो स्टेट का इलेक्शन होता है, जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कहते हैं, अगर कोई पार्टी उसमें कम से कम 6% वोट लेकर आती है और साथ ही साथ वो कम से कम 2 सीट जीत जाती है, तो उस पार्टी को आपकी स्टेट पार्टी कहते हैं। यानी 2 कंडीशन है, एक कि भाई साहब आपको कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए, और दूसरी बात 6% वोट के साथ आपको कम से कम आपने 2 सीट जीत रखी हो। तो ये हो जाता है हमारा स्टेट पार्टी। कुछ स्टेट पार्टी के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला है बीजू जनता दल, जो कि उड़ीसा की एक स्टेट पार्टी है। इसके बाद है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि अगेन सिक्किम की डेमोक्रेटिक पार्टी है, स्टेट पार्टी है। फिर है मिजो नेशनल फ्रंट, जो कि मिजोरम की स्टेट पार्टी है। तो ये हो गई आपकी स्टेट पार्टी। अब हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। जी हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है। यानी कि ये कि भाई आपको पता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 543 लोकसभा में सीट्स हैं, उसमें से जिस पॉलिटिकल पार्टी के 272 या उससे ज्यादा मेंबर्स होंगे वो पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है। ठीक बात, यहां तक समझ में आ गई? चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का अब कौन सा नेता प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो कैसे डिसाइड हो? तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है। जो आदमी सबसे ज्यादा चाहता होता है, जो आदमी सबसे ज्यादा फेमस होता है, उसी को बना दिया जाता है। तो इसीलिए कि पॉलिटिकल पार्टी जीत के आने के बाद उसमें से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इस बात का सिलेक्शन अक्सर डेमोक्रेटिक से नहीं होता है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है पार्टी के अंदर। साथ ही साथ डायनेस्टिक सक्सेशन देखा गया हमारे देश के अंदर। यानी कि भैया हमारी दादी थी प्राइम मिनिस्टर, तो मम्मी बनी प्राइम मिनिस्टर, फिर मैं बनूंगा प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके का पारिवारिक सक्सेशन देखा गया है। ठीक है, इसे कहते हैं परिवारवाद की राजनीति। अगली बात कर लेते हैं मनी एंड मसल पावर। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारे देश के अंदर जिसके पास पैसा है या फिर कोई अगर बाहुबली आदमी है तो वो चुनाव जीत जाता है। भाई आपके पास पैसा है, आप क्या करोगे? आप पैसा लोगों को बांट रहे हो, ऑल्दो ये इलीगल है। आप लोगों को शराब बांट रहे हो, अगेन इलीगल है। आप आदमियों और आप औरतों को साड़ियां बांट रहे हो, अगेन इलीगल है। लेकिन आप पैसों के इस्तेमाल से वोट खरीद रहे हो। कई बार लोग मसल पावर से, कोई भैया कोई शहर का बाहुबली है, कोई बल्लम आदमी है, कोई गुंडा टाइप का आदमी है, लोगों को डरा धमका के वोट ले लेता है। तो ये भी देखा जाता है देश के अंदर। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। और लास्ट पॉइंट है मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स। भाई हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है कि मुझे नहीं पर मुझे मैं चाहता हूं कि मेरा लीडर जो हो कम से कम उसने इतनी पढ़ाई कर रखी हो। अगर वो एजुकेशन मिनिस्टर है तो कम से कम खुद तो पीएचडी कराओ। अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर है तो उसकी फाइनेंस में पढ़ाई तो हो। अगर वो हेल्थ मिनिस्टर है तो एटलीस्ट वो खुद तो डॉक्टर हो। अगर वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो तो कम से कम उसने कोई तो स्पोर्ट खेला हो। तो भाई हमें एक मीनिंगफुल चॉइसेस देना भी कई बार एक पॉलिटिकल पार्टी इसमें अनसक्सेसफुल रहती है।
तो ये आपके चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। अगली बात हम लोग कह लेते हैं कि क्या रिफॉर्म्स करे जा सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में। व्हाट कैन बी द रिफॉर्म्स डन इन पॉलिटिकल पार्टीज। देखो सबसे पहली बात तो ये करा जा सकता है और किया जा चुका है, वो है एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? बच्चों एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता था कि मान लीजिए कि मैं बीजेपी से जीत के आया, ठीक है, मैं बीजेपी से जीत के आया और मैं भोपाल से जीता और बीजेपी ने मुझे टिकट दिया था, मैं जीत गया। लेकिन जीतने के बाद कांग्रेस वालों ने मुझे ऑफर दे दिया, बोले कि भाई साहब अगर आप हमारी पार्टी में आ जाओगे तो हम आपको 10 करोड़ रुपए दे देंगे। 10 करोड़ तो मेरे लिए ज्यादा हो जाएंगे, 10 रुपए कर दो। उन्होंने कहा सर अगर आप आ जाओगे तो 10 रुपए दे देंगे। मैं बिक गया और मैं चला गया कांग्रेस में। तो क्या भोपाल की जो सीट है जिससे मैं जीत के आया था, पहले मैं बीजेपी से जीत के आया था, लेकिन अगर मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा तो क्या ये सीट भी कांग्रेस की हो जाएगी? क्योंकि ये तो भाई साहब अन्याय हो जाएगा। हो सकता है भोपाल की जनता ने मेरे थोपड़े पे मुझे वोट ना देते हुए सिर्फ इसलिए वोट दिया हो क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं। तो इसीलिए लेकर आया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, जिससे इस तरीके की भाई ये जो ट्रांसफर होना है सुप इसको हटा जा सके। तो अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जीत के आते हो और इलेक्शन के बाद अगर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हो तो भाई उस सीट में वापस से बाय इलेक्शंस होते हैं। ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। साथ ही साथ भाई जो भी मेंबर खड़ा होता है पॉलिटिकल पार्टी से, उसको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा देना रहता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी गाड़ी है, कितना सोना है, बैंक में कितना पैसा है, सब बताना पड़ता है। साथ ही साथ उसके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस चल रहे हैं तो उसको वो भी डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। इसके अलावा उसको अपने एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना रहता है। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी फंडिंग आई, उसको कितने लोगों ने भाई साहब चंदा दिया, उनने पैसा कितना खर्च किया, वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ उनको शेयर करना रहता है। तो ये तो हो गए क्या रिफॉर्म्स हमारे देश में हो चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो है रिफॉर्म्स फॉर पॉलिटिकल पार्टी, जो ये कर सकते हैं। सबसे पहली चीज इंटरनल डेमोक्रेसी ले आओ। मैंने बताया ना पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि भाई पार्टी का नेता कौन होगा वो पार्टी के लोग मिलकर वोट देकर डिसाइड करें। अगली बात की अभी भी हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके अंदर वुमेन का और बैकवर्ड सेक्शन जो सोसाइटी के हैं उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो उनके लिए रिजर्वेशन लेकर आने चाहिए। इसके बाद प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कम से कम आप अगर एक भाई सिंपल सी बात है, मैं अगर टीचर बनाऊं तो मेरी क्वालिफिकेशन है ना, अगर मैं आर्मी में जाना चाहता हूं तो मेरी क्वालिफिकेशन मांगते हो ना, अरे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं तो एक क्वालिफिकेशन। आपको पता है सरकारी स्वीपर तक की अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसका भी एक फॉर्म आता है कि एटलीस्ट आपको इतनी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। तो अगर हर चीज का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, तो पॉलिटिशियंस का क्यों नहीं? तो ये भी एक पॉइंट होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट की मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंस एंड एथिकल कंडक्ट ऑफ पॉलिटिशियंस। यानी इलेक्शन कमीशन वैसे तो ये करता है कि भाई कितना पैसा आपने खर्चा किया, लिमिट से ज्यादा तो नहीं खर्चा कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोग कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो, लोगों को धमका तो नहीं रहे हो, धर्म के नाम पे तो नहीं आप वोट ले रहे हो, लोगों को भड़का तो नहीं रहे हो। तो ये सब चीजें और भी ज्यादा टाइट होनी चाहिए और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में बिल्कुल इसके बारे में कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पॉलिटिकल पार्टीज। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको कोई डाउट हो तो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो टिल नेक्स्ट टाइम लेट्स क्रैक इट।